नमस्कार, मेरा नाम दिव्या नागपाल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो स्वास्थ्य संजीवनी में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य संजीवनी एक ऐसा शो है जो हमारे दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता है, अलग-अलग रोगों के बारे में, बताता है उनके लक्षण और क्या है इनके आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और घरेलू उपचार। हम आशा करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य संजीवनी के एपिसोड से आप लोगों को लाभ अवश्य मिल रहा होगा। पिछली बार हमने डॉक्टर अतुल से चर्चा की थी किडनी के रोगों के बारे में। उन्होंने हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि किडनी क्या होती है, हमारे शरीर में वो कहाँ स्थित है और उन्होंने ये भी बताया था कि डायलिसिस, किडनी फेलियर में डायलिसिस करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। उन्होंने वाटर इमर्शन टेक्निक बताई थी, जो एक नेचुरल डायलिसिस का तरीका है। उन्होंने बहुत सारे फ्लूइड्स डाइट हमें बताए थे, हमें काढ़े के बारे में बताया था, हमें मिलेट्स के बारे में बताया था और भी जानकारी उन्होंने दी थी कि किस प्रकार से हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, किस प्रकार से हम किडनी के रोगों का उपचार होम्योपैथी से, आयुर्वेद से और घरेलू उपचार से कर सकते हैं। आज भी हमारी चर्चा डॉक्टर अतुल के साथ जारी रहेगी। हम और रोगों के बारे में, स्पेसिफिकली किडनी के रोगों के बारे में डॉक्टर जानेंगे और करेंगे विस्तार से चर्चा उनके साथ किडनी के रोगों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। लेकिन उससे पहले आप हम इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने सुझाव दें कमेंट के माध्यम से और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर अतुल का एक बार फिर से हमारे शो में। नमस्कार डॉक्टर अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि डॉक्टर साहब हमने पिछले एपिसोड में भी किडनी के रोगों के बारे में चर्चा की थी, आज भी हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे और किडनी के रोगों के बारे में, उनके क्या लक्षण हैं और किस प्रकार से हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम आपसे फिर आज कुछ सवाल करेंगे और दर्शक हमारे जुड़े रहिए और जानिए विस्तार से किडनी के रोगों के बारे में, उनके लक्षण के बारे में और उनके उपचार के बारे में। कुछ कई बार बॉडी की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम जैसे बहुत ज़्यादा एजेड हैं या कुछ भी मुझे और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं बैठ पाऊँगी टब में या पानी में नहीं बैठ पाऊँगी। तो इसके अलावा और कोई आप उपचार बता सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट बता सकते हैं? देखो अभी हॉट वाटर इमर्शन करना है तो करना है, क्योंकि उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये एक ऑटो डायलिसिस तो उसी का एक तरीका है जो हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पानी का प्रेशर का हमें लाभ लेना है। तो दूसरा उसका एक तरीका हमने बताते हैं, जैसे मानो एक तो ये कर लिया, दूसरा ये कर लिया कि हम जिस बिस्तर पे सोते हैं, जिस बेड पे हम सोते हैं, समझ लो अगर चारपाइयाँ हैं तो जहाँ पर हमारे पैर होते हैं, जिस साइड हमारे पैर होते हैं उस साइड क्या करना, उसके चारपाइयों के नीचे तीन तीन ईट होती जो, तीन ईट समझ लो 1 फीट उतना डिस्टेंस हो जाएगा। 3 ईट एक के ऊपर रखने के बाद एक मतलब 1 फीट तो होना चाहिए। 3 ईटें एक साइड में और 3 ईट एक साइड में, मतलब वो बेड टिल्टेड वो हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। उसका मतलब टिल्टेड बेड पर उस व्यक्ति ने पैर ऊपर और सिर नीचे ऐसे टिल्टेड बेड पर आपको 2 घंटा लेटे रहना है। मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी सोना है। अगेंस्ट द ग्रेविटी सोने से भी आपके शरीर में हमारे ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। हमारी किडनी को एक्टिवेट करने के लिए ये सचोट तरीका, एक तो पानी में हमें ऑटो डायलिसिस करना है और अगेंस्ट ग्रेविटी सोकर, मतलब टिल्टेड बेड मतलब 3-3 ईंटें एक साइड में लगा दिए पैरों के साइड में, बेड उठ जाएगा। हमारा जो है हमारा जहां पर हम सोते हैं वो ऐसा ऊंचा हो जाएगा, एक साइड से नीचे, दूसरी साइड सिर की साइड से नीचे हो जाएगा। तो पैर ऊपर और सिर नीचे ऐसा लेटना है, ऐसा तिरछा लेटना है। वो तिरछा लेटना मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी आप सोओगे 2 घंटा के लिए, तो हमारे शरीर पर ऑर्गन्स जो ऊपर है उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा प्रेशर आता है एक तरह का, और वो ग्रेविटी का प्रेशर से वो एक्टिवेट होता है। तो वो एक्टिवेशन के लिए वो करना बहुत जरूरी है। इससे टिल्टेड बेड पे आप सो सकते हैं। ये भी एक तरीका है। जो पेशेंट्स है जिनका डायलिसिस चल रहा है, उन्होंने तो सोना ही है 2-2 घंटा। 2 घंटा मतलब दिन में 1 घंटा सुबह शाम कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, या तो फिर एट ए स्ट्रेच 2 घंटा सो तो भी चलेगा। लेटे रहना मतलब सोना मतलब लेटे रहना है। और बाकी जो लोग होते हैं, मैं तो बोला इसमें तो 2 घंटा कोई भी लेट सकता है, जिनका डायलिसिस चले ना चले, ये आपको टिल्टेड बेड पे लेट सकते हो। ये एक तरीका है कि आपको एक्टिवेट कर सकते हैं हमारे ऑर्गन को। डॉक्टर साहब, जो आपने वाटर इमर्शन टेक्निक बताई और आपने टिल्टेड बेड वाली टेक्निक बताई है, ये दोनों भी हम लोग साथ-साथ कर सकते हैं। बिल्कुल साथ साथ करना है। हाँ जी। नहीं,
तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब ने 2 टेक्निक बताई है, एक तो वाटर इमर्शन टेक्निक बताई है और एक ये टिल्टेड बेड वाली टेक्निक बताई है कि आप किस तरह से 3 ईंटें रख के एक साइड पे बेड को एक तरफ से ऊंचा कर सकते हैं। तो जिस तरफ से ऊंचा है आप उधर अपने पैर रखें और जिस तरफ से नीचा है उस तरफ अपना सर रखें और ऐसे 2-2 घंटे बैठे लेटें, लेटें, सोए नहीं लेटें, तो इससे एंटी ग्रेविटी जो फिनोमिनन होगा उसकी वजह से भी बॉडी में प्योरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से नेचुरल डायलिसिस की तरह काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है हमें। हम आगे और भी किडनी के रोगों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा किडनी स्टोन्स के बारे में बताएं। देखो, किडनी स्टोन होना ये एक टेंडेंसी है, ये कोई बीमारी नहीं है। मेरे शरीर में अगर देखो किडनी स्टोन कैसे बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा नदी में माइक्रो मिट्टी के कण होते हैं। माइक्रो मिट्टी के कण जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक कण दूसरा कण तीसरा कण, जब एक एक दूसरे से वो कण मिलते जाते हैं तो फिर एक बालू का कण बनता है, एक छोटा। फिर उसमें से रेती बनती है, मिट्टी के कणों से रेती बनती है। उसी तरह से हमारे शरीर में जो माइक्रो कण होते हैं वो एक जगह एक जमा हो जाते हैं। समझ लो कैल्शियम फॉस्फेट ले लो, जो हमारा वेस्ट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सैलेट, यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसे अलग अलग स्टोन्स होते हैं। स्टोन के भी कई प्रकार है, 5 प्रकार होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सैलेट, यूरेट, यूरिक एसिड स्टोन्स, ऐसे अलग होते हैं। तो समझ लो कैल्शियम फॉस्फेट है। कैल्शियम फॉस्फेट एक माइक्रो जो पार्टिकल है, मुझे शरीर से बाहर फेंकना है, वो किडनी में कहीं ना कहीं एक जगह चिपक जाता है। फिर दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट आएगा, उसको चिपक जाएगा, तीसरा आएगा, चिपक जाएगा। ऐसा करते 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 वहां पर एक तरह का एक स्टोन तैयार हो जाएगा, वो कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन तैयार हो जाएगा। तो ये बॉडी टेंडेंसी है, ये कोई बीमारी नहीं है। बस इस तरह से स्टोन फॉर्म होते हैं। कोई कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट होता है, यूरेट होता है, यूरिक एसिड्स होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये सारी सिंपल सिंपल ट्रीटमेंट होती है। पानी इंटेक जो जिनको स्टोन होता है उन्होंने पानी ज़्यादा पीना होता है। साइज भी देखना होता है, साइज अगर छोटा मोटा हो तो हम तो उसके मेडिसिन से या ऐसा पानी प्रयोग से, और भी ऐसे कुछ प्रयोग होते हैं। जैसे पर्णपुटी होते हैं। पर्णपुटी का अगर आप पानपुटी जिसको पत्थर चट्टा बोलते हैं, वो अगर खाएं वो हैं। और सोडा और नींबू का रस, सोडा नींबू का रस निकाल के उसमें थोड़ा नमक डाल दे, उसमें सोडा का पाउडर, प्लेन सोडा अगर डाल के आप पी लेते हो तो आपका स्वाभाविक आपका यूरिन बढ़ जाएगा, तो उसमें भी पत्थर नीचे आके चला जाता है। तो इस तरह से हम प्रयोग बताते हैं, जिससे और दवा भी है, स्वाभाविक है। अगर मैं होम्योपैथी तो होम्योपैथिक मेडिसिन दूंगा, जिससे कि हमें पत्थर के लिए काफी अच्छा, छोटा मोटा तो निकाल ही देते हैं। तो ये एक पत्थरी होती है ज्यादातर। अगर जब बड़ी होती है तो फिर थोड़ा मुश्किल पड़ता है बॉडी के लिए। फिर हम अगर ज्यादा ही बड़ा है, किसी का अगर 1.5 सेंटीमीटर, किसी के साथ 2-2 सेंटीमीटर के भी स्टोन होते हैं, तो इसके लिए हम ज्यादातर फिर उनको भाई उनको बोलते हैं आप तोड़ दो, बाद में हम उनको ना हो इसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये होता है पथरी के। हालांकि मैं थोड़ा सा एक और किडनी फेलियर के बारे में थोड़ा सा एक और कहना रह गया था कि जैसे ये तो दो चीज़ हमने बताया था, हॉट वाटर इमर्शन और टिल्टेड बेड का। उसके साथ साथ कुछ ऐसे काढ़े होते हैं जो घरेलू आप काढ़े पी सकते हैं, जिससे हमारा किडनी का बचाव हो सकता है। और हमने इससे पहले भी कई लेक्चर में बोला था कि मिलेट्स का जो फर्मेंटेड पोरेज होता है, फर्मेंटेड पोरेज किडनी के लिए बहुत ज़्यादा वरदान युक्त होता है, क्योंकि उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे नेफ्रॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जो इसलिए तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से काढ़े आप पी सकते हो। काढ़ा बनाने का एक ही तरीका है, एक गिलास पानी उबालने के लिए रखो और उसमें जो भी मैं पत्ते कहूँगा वो अंदाज से थोड़े डालकर, और 7-8 मिनट के लिए आपको उसको उबालना है और ठंडा करके आपको पीना है सवेरे एक बार। वो काढ़े है, समझ लो आपको सबसे पहला होता है तो पारिजात होता है, या उसको हार श्रृंगार बोलते हैं, उसके पत्ते 4-5 पत्ते लिए, एक पत्ता एक सप्ताह के लिए चालू रखना। मतलब हार श्रृंगार शुरू किया या पारिजात, तो वो एक सप्ताह के लिए लेना। बाद में दूसरा सप्ताह धनिया पत्ता, धनिया तो घर में होते ही है, धनिया पत्ते ले लिए, उसका काढ़ा पिया एक सप्ताह। तीसरा सप्ताह पत्थर चटा, पत्थर चटा एक पत्ता होता है जिसको हम पथरी के लिए भी यूज कर सकते हैं और हमारे किडनी के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो उसका काढ़ा आप समझ लो 2-3 पत्ते ले लिया और उसका आपने काढ़ा बना के पिया सवेरे, तो वो एक सप्ताह लेना है। मतलब पारिजात एक सप्ताह, धनिया पत्ता एक सप्ताह, पत्थर चट्टा एक सप्ताह। बाद में केले का तना, जो केले का पेड़ होता है जिसका तना होता है, वो तने का थोड़ा सा अगर आप ये थोड़ा सा टुकड़ा लेके अगर उसका काढ़ा पीते हो एक सप्ताह के लिए, वो आपको किडनी के लिए बहुत मददगार होता है। और बाद में पुनर्नवा, पुनर्नवा तो सभी लोग जानते ही हैं। पुनर्नवा अर्क हमारे आश्रम में भी बहुत लोग लेते हैं, जो किडनी फेलियर वाले लेते हैं। तो पुनर्नवा का पत्ता का भी आप काढ़ा पी सकते हो। और कंधी के पत्ते को, कंधी के नाम का एक पेड़ होता है, उसका भी आग अगर आप काढ़ा पीते हो तो किडनी में काफी असर होता है।
और रही बात मिलेट्स की, मिलेट्स जो आज तक अभी अभी तक कई लोगों को तो अभी परिचित हो चुके हैं कई मिलेट्स, उसमें कुटकी, कोदो और सावा। कुटकी लिटिल मिलेट, कोदो कोडो मिलेट, सावा बर्नैंड मिलेट। कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट और बर्नैंड मिलेट, ये 3 मिलेट अगर आप 3-3 दिन लगातार, एक मिलेट 3 दिन, मतलब मिलेट लिटिल मिलेट शुरू करेंगे, कुटकी शुरू करेंगे 3 दिन लगातार कुटकी खाएँ। कोदो कोडो मिलेट्स करेंगे तो लगातार 3 दिन कोडो मिलेट्स खाएँ। बर्नैर्ड बर्नैर्ड मिलेट मतलब सावा, अगर वो लगातार 3 दिन खाएँ। और बाकी रही फोक्सटेल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट, मतलब कांगनी और मकरा, वो एक-एक दिन खाएँ। पर ये खाएँ कैसे, इसका आप खमीर बना के खाएँ। खमीर कैसे बनाते हैं मैंने कई बार बताया है। थोड़ा-सा 1 कटोरी में 10 कटोरी पानी, अगर मिट्टी का बर्तन होगा तो बहुत अच्छा, और रात भर उसको भिगोना है 1:10 रेशो से। फिर सवेरे इसको धीमी आँच में पका लो। धीमी आँच में पकने के बाद आधा घंटा पकने के बाद नीचे उतार दो, ठंडा होने दो। उसके मुख पर कपड़ा बाँध देना, सूती कपड़ा, और उसको इस वातावरण में, जैसे बरसात के वातावरण में 7-8 घंटे आप रख देना साइड में, और बाद में उसका सेवन करना है। गरम नहीं करना है। फिर आप सब्जी के साथ खाओ या दाल के साथ खाओ, आपकी मर्ज़ी यार, उसमें भी मसाले आप मिला के खा सकते हो, पर ऐसे ही खाना है उसको गरम ना करते हुए। ये जो फर्मेंटेड पोरेज है, ये फर्मेंटेड पोरेज आपको किडनी में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। मैंने कई पेशेंट्स को कर रहा हूँ, कई पेशेंट्स को अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। कई लोगों का, अभी मेरे पास ऐसे पेशेंट आए कि जिनका सप्ताह में 3 दिन उनका डायलिसिस था, कई लोगों का 25 दिन हो गए हैं, फिर 28 दिन हो गए उन्होंने डायलिसिस नहीं किया, और एक आध बार कभी उनका क्रेाटिनिन 7 से 7-8 पहुँचता है तो एक आध बार वो करके आ जाते हैं, वो थोड़ा डर के मारे। हम मना करते थे 1 आध 2 बार, फिर भी गए हैं, ऐसे कई पेशेंट ऐसे भी देखे हैं। कोई बात नहीं, फिर भी धीरे-धीरे उनका उनका डायलिसिस कम हो रहा है, और इस तरह से वो खा रहे हैं, हॉट वाटर इमर्शन की थेरेपी ले रहे हैं, टिल्टेड बेड के ऊपर वो सो रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे हैं, अभी जिसका उनका डायलिसिस बच रहा है तो स्वाभाविक है, ये सारा चीज़ करेंगे तो आपका किडनी का तमाम तकलीफ़ें कम होती है, किडनी फेलियर सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है वो कम हो रही है। स्टोन होना बाकी तो ये है, तो इसमें ट्रीटमेंट भी अच्छी है, बड़ा है तो उसके लिए थोड़ी सर्जिकल प्रोसीजर लेनी पड़ती है। और बाकी और तो किडनी के कैंसर तक भी होते, कैंसर के लिए भी मानो अगर बड़ी बीमारी होती है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल हम देते हैं। अ, पर कैंसर के लिए अगर कुछ और सिम्पटम्स के ऊपर है कि कौन से उनके सिम्पटम्स क्या आ रहे हैं, कभी किसी से यूरिन में ब्लड आने लग जाता है, किसी को क्या, तो मैं पेशेंट्स के जैसे प्रेजेंटेशन हो गए, उस हिसाब से हम फिर उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से बताया कि हम काढ़े ले सकते हैं, और आपने हमें एक मिक्सचर बताया है, आपने एक लिक्विड हमें, जिसमें हमें सोडा डालना है, नींबू डालना है और नमक डालना है। तो ये इसका कोर्स क्या होगा, कब-कब लेना है, कितनी देर में लेना है, खाना खाने के कितनी देर बाद लेना है? तो ये सब जानकारी आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ हाँ बताइए। जी। अभी देखो, जैसे अभी आपने बताया कि काढ़े तो चलो सवेरे लेना है आपको, खाली पेट ही लेने हैं। ये जो मैंने किडनी फेलियर के लिए बोलो, ज़्यादातर जो खाली पेट ही लेना है, और बाकी भोजन में तो फर्मेंटेड पोरेज लेना है, ठीक है। बाकी रही, आपने सोडा पूछा, आपको जो स्टोन के लिए, ये दिन में एक बार तो कम से कम ले, दिन में एक बार ले से 1 सप्ताह तक ले, 1 सप्ताह 10 दिन ले, और उसका एक सोडे की बोतल मिलती है, अगर आप वो लेते हैं तो ले सकते हो। तो वो आप अगर 1 सप्ताह तक ले तो कोई बात नहीं। और बाकी जो पत्थर चट्टा है वो पत्ते आप खा सकते हो, 2-3 पत्ते, जिनको कि पथरी है। तो इस तरह से कर सकते हो, और ट्रीटमेंट भी अगर हम डॉक्टर्स हमारे पास आते तो हम दवा भी देते, तो इस तरह से आप करके उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ जी। जी, धन्यवाद बहुत-बहुत डॉक्टर साहब आपका। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूँ कि जिस जैसे मिलेट्स के बारे में डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है, पॉरेज मिलेट्स और जो उन्होंने मिलेट्स के नाम लिए थे, तो मिलेट्स के ऊपर हमारा स्वास्थ्य संजीवनी का एक पूरा एपिसोड है। तो अगर आप मंगल में डिजिटल हमारे चैनल पर जाएँगे, तो वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो मिलेट्स के ऊपर एक प्रॉपर हमारा एपिसोड है, जहाँ से हमने मिलेट्स के ऊपर डॉक्टर अतुल से चर्चा की हुई है। तो डॉक्टर साहब, हमारे आखिरी लास्ट सेगमेंट में आप हमें थोड़ा-सा बताइए दर्शकों को हमारे किडनी कैंसर और सिस्ट के बारे में। किस तरह से इनके क्या जी। सिम्पटम्स होते हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट होता है? किडनी में देखो, सभी ऐसा एक भी ऑर्गन नहीं है बॉडी में कि जिसमें कैंसर नहीं हो सकता, एक्सेप्ट वन। एक ही ऐसा ऑर्गन है कि जिसमें कैंसर नहीं हो सकता, और उसमें कैंसर का सारा, मतलब जो कह सकते हैं हम, उसका गूढ़ रहस्य पता चल जाता है कि कैंसर क्या होता है। एक ही ऑर्गन ऐसा है कि जिसमें कैंसर नहीं होता, शायद आपने नहीं सुना होगा। वो होता है, वो ऑर्गन है, वो है हमारा हृदय, हार्ट। हार्ट कैंसर कभी आपने सुना नहीं होगा।
आपने लंग कैंसर सुना, किडनी कैंसर सुना, बोन कैंसर सुना, लिवर कैंसर सुना, सभी सभी जगह कैंसर हो सकता है। और हार्ट में कैंसर क्यों नहीं होता, वो हम कभी कैंसर का हमारा एपिसोड होगा तब हम समझेंगे। पर एक ही इसी में ही सारा उत्तर है, और उसी में ही सारा आपको सॉल्यूशन, मतलब कैंसर क्या है इस बारे में है कि हार्ट में कभी कैंसर नहीं होता। खैर, कैंसर क्या होता है, जैसे मैं सिंपल की किडनी है, ऑर्गन है। ऑर्गन में कैंसर भी ज्यादातर कारण यही होता है कि उसका न्यूट्रिशनल कारण होता है। ज़्यादातर न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं पहुंचता है, तो न्यूट्रिशन ना पहुंचने से कि वहाँ पर वो सेल्स को फिर वो डैमेज करने लग जाते हैं, वहाँ की सेल्स मरने लग जाती है, स्वाभाविक है। और वो सेल्स मरना नहीं चाहती, और कहीं तो भी वो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है कहीं जगह, और वो अनाप शनाप बढ़ने लग जाती है, ऐसी बढ़ने लग जाती है कि उसको फिर वो बढ़ने के लिए कोई कंट्रोल नहीं रहता। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल्स, एक्स्ट्रा मल्टी मतलब अनलिमिटेड, वो होता है कैंसर। कैंसर में कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स द आइडेंटिकल, वो एक जैसे ही है। पर जिसमें जिस सेल्स को कितना मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा अगर हमने वो खो दिया, वो होता है कैंसर। और फिर वहां पर गांठ होना शुरू हो जाता है। फिर एक्स्ट्रा स्वाभाविक है, जो सेल्स ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे तो वहाँ गांठ होना शुरू हो जाती है। फिर वहां पर उनका फंक्शन डिसफंक्शन में रूपांतरित होता है। फिर वहाँ स्वाभाविक इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वहाँ पस फॉर्मेशन वगैरह, जो भी फिर अलग अलग पैथोलॉजी होती है, ये होता है कैंसर। तो किडनी में भी होता है, उस तरह से होगा, पहले थोड़ा वहाँ गांठ होना, या फिर वहां पर फिर स्वेलिंग होना, फिर स्वाभाविक यूरिन में कभी ब्लड हो सकता है, अलग अलग सिम्टम आ सकते हैं। शरीर में बुखार जैसा हो सकता है, शरीर में कमजोरी आ सकती है, बुखार भूख कम होने के बाद उसका वेट लॉस हो सकता है, सारे जो प्रिकर्सर्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शरीर में हो जाएगा। ये सारा चीज संभव है जब किडनी इन्वॉल्वमेंट होगी। पर उसके लिए ज्यादातर मतलब वो क्या है, ये इसके लिए फिर फिजिशियन के पास जाना जरूरी पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना जरूरी पड़ेगा। मैं डायरेक्ट अभी यहाँ पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पेशेंट्स हमारे सामने आके उस तरह के मुझे उनको अंडरस्टैंड करके उनको बताना पड़ता है। और उसका भी प्रोटोकॉल है अपना, कैंसर का भी अपना प्रोटोकॉल है। जैसे अभी मैं जैसे हम अभी ये स्वास्थ्य संजीवनी के एपिसोड चल रहे हैं, उसमें जैसे कैंसर का भी भविष्य में उसका भी जो एपिसोड आएगा और उसका जो सॉल्यूशन आएगा, तो हो सकता है इस कैंसर के सॉल्यूशन में आपको वो आ जाएगा। जो कैंसर के बारे में हम जरूर अलग से ले लेंगे उसका प्रोटोकॉल। और कैंसर के लिए भी है, अलग अलग काढ़े होते हैं। और ये अगर अगेन कि कोई भी कैंसर हो उसके लिए फर्मेंटेड पोरेज बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी हमने तीन चीज बताए, तीन मिलेट्स बताए कि लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट और बर्नैंड मिलेट। ये मिलेट्स का भी फर्मेंटेड पोरेज आप अगर खाते हो कैंसर पेशेंट्स, तो उनके लिए वैसे भी लाभ होगा। क्योंकि फर्मेंटेड पोरेज, अगर मैं बताता हूँ कि ये एक साइंटिफिक, बहुत साइंटिफिक लॉजिक है कि बैक्टीरियल फ्लोरा हमारे शरीर में जब यूजफुल बैक्टीरिया जब बढ़ जाते हैं तो कोई भी बीमारी का काबू करने में बहुत आराम से हम शरीर कर लेता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए साइंटिफिकली अगर जब वो फर्मेंटेड पोरेज खाएंगे तो यूजफुल बैक्टीरिया की संख्या बड़ी में बढ़ेगी। तो उनको कैंसर भी है तो किडनी फेलियर तो ठीक हो सकता है, साथ साथ कैंसर भी हो सब ठीक हो सकता है, गांठें भी ठीक हो सकती है उसके अंदर की जो भी है। और एक किडनी की बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक मतलब उसके अंदर से छोटे छोटे गांठें तैयार हो जाती है, वो भी एक तरह का समझ लो किडनी फेलियर का ही पार्ट होता है। तो जो प्रोटोकॉल हमने किडनी फेलियर के लिए बताया, वो पॉलीसिस्टिक किडनी वाले भी कर सकते हैं, जिनको वो किडनी में सिस्ट होते हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने विस्तार से हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताए, ट्रीटमेंट बताए। तो एक जो मेरा सवाल है आपसे कि जो भी आपने काढ़ा बताया या भी जो आपने फॉरेस्ट बताया, क्या ये ट्रीटमेंट हम लोग किडनी इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं? एप्लीकेबल है किडनी इन्फेक्शन में भी, या किडनी इन्फेक्शन के लिए कोई बिल्कुल, और ट्रीटमेंट रहेगा? बिल्कुल इन्फेक्शन के लिए देखो मेडिसिन बदल सकती है। पर बाद में जो काढ़ा वगैरह तो ये सारा, क्योंकि ऑर्गन को हमें करना है तो वहाँ की इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो ये जनरली कोई भी कर सकता है, भले उनको यूरिन यूटीआई क्यों ना हो, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन क्यों ना हो। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के लिए ज्यादातर देखो हम सिंपली ये तो जो काढ़े जो हम बताए अभी या जो भी हो तो करना ही है। साथ साथ अगर आप उनको सिंपल अल्कलाइन वाटर, हम अल्कलाइन वाटर शायद अभी इससे पहले कुछ एक जगह हमने बोले थे कि घर में ही जो कुछ कुछ चीज अगर हम पानी में रखते हैं, जैसे गाजर है, काकड़ी है, खीरा है, और पुदीना, धनिया, हाँ, जैसे अदरक है, हरी मिर्च है, जीरा, धना, सौंफ, अगर ये पानी अगर आप रात भर रखते हैं, थोड़ा थोड़ा डालना है पानी में, और वो रात भर पानी रखते हैं और उसको फिल्टर करके दूसरे दिन अगर पीते हैं तो अल्कलिटी हमारे शरीर में बढ़ जाती है, तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी यूटीआई कम कम हो जाता है। तो यूटीआई के लिए आप अल्कलाइन वाटर जरूर यूज कर सकते हैं। तो ये है जो इन्फेक्शन
कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी। तो जो यूरिन इन्फेक्शन के जैसे आपने बताया डॉक्टर साहब, जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत असहनीय होते हैं, तो उनसे उनको अवॉइड करने के लिए या उनको बेयर करने के लिए कुछ आप सुझाव देंगे हमारे दर्शकों को? कि एल्कलाइन वाटर का देखो ट्रीटमेंट तो साइड बाय साइड चलेगा, पर इन जो ये इसके सिम्टम्स होते हैं, अनबेरेबल सिम्टम्स होते हैं, तो उसके लिए कुछ सुझाव? देखो अनबेरेबल सिम्टम्स होता है कि जलन महसूस होगी, सबसे ज्यादा पहले तो जलन महसूस होती जी। है। यूरिन इन्फेक्शन में बर्निंग यूरिनेशन होती है और कभी बुखार भी चढ़ सकता है। ठीक है। तो ये जो चीज होती है, तो ये होने से उनको बस अभी जैसे हमने बताया कि वो थोड़ा सा काढ़ा दे, और जो अल्कलिटी अल्कलाइन वाटर से बहुत जल्दी कवर अप हो सकता है। और साथ साथ उनको नारियल पानी एक जनरल एक नेचुरल ये है मिनरल, ऐसे मिनरल्स भरे भगवान ने इसमें, तो कि ये एक तरह का सलाइन, जैसे वो नेचुरल सलाइन है ये हमारे बॉडी का, बॉडी के लिए। तो ये नारियल का पानी का वो सेवन आप ज़्यादा बढ़ाएं। और मैं तो कहूँ कि जो हम बोले ना फ्लूइड डाइट पे रहें पहले दिन, तो एक दिन एक दो दिन फ्लूइड डाइट मतलब कैसा कि जैसे मौसम्बी का रस ज़्यादा पिए, नारियल पानी पी रहे हैं। जितना बॉडी वेट है उसको अगर हमने 10 से डिवाइड कर लिया, जो भी आंकड़ा आएगा, अगर 60 है तो उससे 10 से डिवाइड कर लिया तो 6 होगा। तो 6 6 गिलास में मौसम्बी का नारियल का पानी पीऊंगा एक दिन। तो वो अगर हमारे शरीर में साइट्रस लेवल बढ़ती है तो वो हमारे इन्फेक्शन जल्दी काबू होगा। हमारा जो ये यूरिन में जो तकलीफ होती है, जलन होती है, ये बहुत जल्दी काबू होगी। साथ साथ मैंने अभी जैसे बताया अल्कलाइन वाटर है, तो वो भी आपको पानी की जगह वो पानी पिए। तो बोल रहा हूँ एक दो दिन में ही हम यूटीआई हमने काफी इस तरह से कम किए हैं। आपको फ्लूइड डाइट रहे ऐसा, दूसरे दिन थोड़ा कम किए, 4 गिलास पिए, तीसरे दिन 2 गिलास 3 गिलास पिए। इस तरह से अगर आप 2 3 दिन का अगर फ्लूइड डाइट पर रहते हो, साथ साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर आप फ्रूट सलाद है, या शाम को थोड़ा सा हल्का खाना अगर खाएं इस तरह से, तो 3 दिन में आपका यूटीआई कम हो सकता है। ये आपको साइट्रिक एसिड और ये अल्कलाइन के आपका अगर आप फर्टिलिटी मेंटेन करते हो तो यही कारण, यही इसी से मेंटेन होता है। बाद में अगर हमारे पास आते हैं पेशेंट तो हम दवा देते हैं, हमारे होम्योपैथिक दवा है, तो होम्योपैथिक दवा से भी उनको ट्रीट करते हैं, तो वो 2 3 दिन में कवर अप हो जाता है। हाँ जी। तो क्रैनबेरी जूस से भी यूरिनरी इन्फेक्शन ट्रीट होता है, ये कितना सही है? अ, देखो अगर उस बेरी में मतलब वो स्वाभाविक अल्कलाइन होगा और उसकी साइट्रिक एसिड की लेवल ज़्यादा होगी तो काम आएगा। कोई भी साइट्रिक एसिड ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए, तो काम आना ही आना है। तो बिल्कुल काम कर सकता है वो। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि घरेलू उपचार जरूर ट्राई करें, अपने परिचितों को डायलिसिस पे जाने से रोकें और उनको ये सुझाव दें, उनको ये एपिसोड दिखाएं, क्योंकि डायलिसिस वाकई में बहुत खतरनाक है और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं डायलिसिस के, वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो जो डॉक्टर साहब ने काढ़ा बताया है और जो मिलेट्स के बारे में बताया है, फर्मेंटेड पॉरेज के बारे में बताया है, और भी बहुत सारे उन्होंने ड्रिंक्स बताए हैं, फ्लूइड डाइट बताया है, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, तो अगर हम करेंगे तो जाहिर सी बात है हम इस प्रकार की बीमारियों से रियायत पा सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े एक बार फिर से, उसके लिए हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी हम हम्म। दर्शकों को धन्यवाद करते हैं। हम आशा करते हैं हमारे दर्शक हमारी बताई हुई रेमेडीज का जरूर खूब फायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि हमारे शो का एम ही यही है कि हम अपने दर्शकों को सही जानकारी दें और सही उपचार के बारे में उनको बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मेरी और पूरी मंगलमय टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार।